कार्यक्रम केमिस्ट्री का। अब आइए हम सुनते हैं डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल मैडम को, जो आज के मुख्य वक्ता हैं और भी हैं। आप डीलिट हैं। डीलिट क्या होता है, आपके आगे जाके पता चलेगा बेटा कि ये कोई सामान्य उपाधि नहीं है। विशेष लोगों में शामिल अपने सक्सेस को पाकर आज प्रसन्न है और यह मंच नहीं करते हुए मैं आदरणीय हमारे गुरु माता अनुसुईया अग्रवाल को मैं मंच सौंपता हूँ कि आप आएं और हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें। मित्रों, आप जानते हैं महासमुंद की तरह ईश्वर शर्मा जैसे साहित्यकारों, नदी भूमि साहित्यकारों, डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल जैसे साहित्यकारों की धरा रही है। मैडम, आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना हमें मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में मुझे आमंत्रित किया है कि अब यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। है पीयूष घट घट के हर बूंद में समाया आज, है पीयूष घट घट के हर बूंद में समाया आज, सुधाकर ने सुधा रस जी भर कर बरसाया आज, इंद्रधनुषी पवन निकला है उपवन के संग संग, इंद्रधनुषी पवन निकला है उपवन के संग संग, आप सबके बीच आकर मेरा मन हर्षाया आज, मेरा मन हर्षाया आज। इस विद्यालय के बहुत ही कद्दावर और साहित्य मनीषी, विचार क्रांति के प्रेरणा स्रोत प्राचार्य आदरणीय श्री अशोक चंद्राकर सर, विद्यालय के बहुत ही ऊर्जावान और साहित्य प्रेमी शिक्षक, इस कार्यक्रम के इस आयोजन के संयोजक श्री जितेंद्र चंद्राकर सर, स्वागत भाषण प्रस्तुता शिक्षक श्री अनिल कुमार शर्मा सर, विदुषी श्रीमती शिक्षिका रोहिता बंसोड़ मैम और रानू जावरिया मैम के अतिरिक्त इस आभासी पटल से जुड़े हुए बहुत ही प्यारे और स्नेहिल बच्चों, आज आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। कारण यह है कि मैं जिन बच्चों के साथ में बातें किया करती हूँ वो बच्चे मेरे कद के बच्चे हैं, मेरे बराबर के बच्चे हैं, और उन बच्चों के साथ जब मैं बातें करती हूँ, उन बच्चों के साथ मैं जब अपने विचारों को साझा करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको बताने का बहुत मन करता है, लेकिन चूंकि उनका कद इतना बड़ा हो चुका होता है कि ऐसा लगता है इन बातों को उनके साथ साझा करने का, शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं रोहिता बंसोड़ मैम को सुन रही थी, वो बता रही थी कि उन्होंने किस लिए रसायन शास्त्र विषय को चुना और बायो को लेने के पीछे क्या कारण था। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जिस समय विषय का चयन किया उनमें इतनी परिपक्वता और समझदारी आ चुकी थी कि वो अपने विषय के बारे में, अपने फैकल्टी के बारे में सोच सके। मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ा करती थी तो उन दिनों बायो का बहुत अधिक क्रेज हुआ करता था। जब कोई बच्चा विज्ञान लेता था, साइंस लेता था, तो ऐसे माना जाता था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चा है, और उन बच्चों के मन में भी एक भावना हुआ करती थी कि हम आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों से या कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो इत्तेफाक से मैं भी बायो की स्टूडेंट थी, मैंने भी साइंस ले रखा था, और घर में जो पारिवारिक माहौल मुझे मिला था वहाँ ऐसा था कि हम लोग 10 भाई बहन थे, और वहाँ ये मान करके सभी लोग चलते थे कि अनुसुईया तो डॉक्टर बन ही जाएगी, इसलिए उसको बायो लेने ही दिया जाए। परंतु कहते हैं ना कि हम कुछ और सोचते हैं और विधाता हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है। तो यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 11th हुआ करता था उन दिनों, 12वीं नहीं होती थी, तो 11th तक के मैंने बायो लिया था, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था। महासमुंद उन दिनों बहुत विकसित नहीं हुआ था, और बायो बीएससी बायो में प्रवेश ले करके यदि मैं पढ़ना चाह रही थी तो बहुत अच्छे शिक्षक नहीं थे।
शिक्षक ही नहीं थे रेगुलर। तो ऐसे में ये तय हुआ कि अभी चूंकि उम्र ऐसी है कि बच्चे को रायपुर भेज दिया जाए तो बच्चों के बिगड़ने की संभावना है। उस समय हम लोगों को लेकर के माता पिता जो थे वो इस बात के लिए डरा करते थे कि बच्चे अकेले रहेंगे या हॉस्टल में रहेंगे या फिर पेइंग गेस्ट के रूप में रहेंगे, तो कहीं उनको वो सब चीजें, वो सब सुविधाएं ना मिले और हो सकता है कि यारों और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वो पढ़ाई लिखाई सब भूल करके बस खेलते कूदते रह जाए। तो रायपुर भेजना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और ये तय किया कि इनको यही एडमिशन दिला दिया जाए। अब मैंने कॉमर्स लिया, मैं बायो की स्टूडेंट थी 11th तक की, उसके बाद मैंने कॉमर्स लिया। फर्स्ट ईयर मैंने बीकॉम किया और उसके बाद सेकेंड ईयर और फाइनल में जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंची तो ये पता चला कि यहाँ पर एमकॉम नहीं है। अब एमकॉम नहीं है तो यदि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन की समस्या आएगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि बीए कर लिया जाए। तो सेकेंड ईयर में मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। देखिए उतार चढ़ाव, आप बिना किसी निश्चितता के भी अगर आगे बढ़ रहे हैं और आपके मन में लगन है, आपके मन में जुनून है, आपके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तो आप कैसे मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, कैसे ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाता चलता है। तो मैंने बीए में एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर मैंने बीए किया और उसके बाद मैं राजनीति शास्त्र में एमए करना चाह रही थी, लेकिन राजनीति शास्त्र में हॉस्टल में मुझे जगह नहीं मिली, इसलिए मुझे हिंदी साहित्य में एडमिशन लेना पड़ा और हिंदी साहित्य में मैंने पीजी में एडमिशन लिया। वहाँ हॉस्टल में रह करके मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद मैं मेरिट में सेकंड पोजीशन में थी और फाइनल ईयर करते करते ही मेरी मैरिज हो गई और बाद में मैंने परीक्षा दिया। परीक्षा देने के बाद में मेरी मैरिज हुई, पहले मैरिज हुई फिर मैंने परीक्षा दिया और उसके बाद रिजल्ट आया तो मैं मेरिट में सेकंड पोजीशन में थी और फिर ये हुआ कि वैकेंसी निकली, मैंने उसमें अप्लाई किया और ईश्वर की कृपा थी कि मेरी पहली पोस्टिंग सहायक प्राध्यापक के रूप में, क्लास 2 ऑफिसर के रूप में मेरे ही शहर में महासमुंद में हो गई और मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब जब मैंने ज्वाइन कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो फिर मुझे लगा कि चूंकि मैं इस फील्ड में आ गई हूं तो अब मुझे अपने आप को निखारना है और फिर मैंने पीएचडी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। 2 वर्ष के बाद मुझे हो गया 1991 मुझे पीएचडी अवार्ड हो गया और उसके बाद मैं निरंतर पढ़ाती रही। पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे ये लगा कि यदि एक कॉलेज का प्रोफेसर ये नहीं सोचता कि उसको डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि लेनी चाहिए तो भला कौन सोचेगा। डीलिट की उपाधि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि होती है और इस सर्वोच्च उपाधि को प्राप्त करने के बाद में न तो कोई इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलता है न तो कोई प्रमोशनल बेनिफिट मिलता है। इसलिए कॉलेज के प्रोफेसर भी पीएचडी करने के बाद में डिलीट करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन मेरे मन में एक ही विचार था कि यदि हम नहीं सोचेंगे तो भला कौन सोचेगा। और फिर मैंने और 8 वर्षों के सघन तपस्या के बाद मुझे डिलीट की उपाधि प्राप्त हुई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि जिस समय मेरा वाइवा हो रहा था उस समय 45 फैकल्टी हेड बैठे हुए थे वहां पर और उन दिनों खुला वाइवा होता था। विद्यार्थी बैठा हुआ है और सारे लोग दूसरी ओर बैठ करके उससे प्रश्न किया करते थे। 45 फैकल्टी हेड बैठे हुए थे और उन सब लोगों ने एक के बाद एक मेरे विषय से संबंधित प्रश्न मुझसे करना शुरू किया और ईश्वर की कृपा की एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसका मैं उत्तर न दे पाई हूँ। और उसके बाद जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए हुए थे, डॉक्टर नर्मदेश्वर राय BHU से आए हुए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक प्रश्न किया और उसका उन्होंने उत्तर जानना चाहा। तो मैंने प्रश्न संख्या से, तो उन्होंने ये इस तरह से मुझे मेरी थीसिस लौटा दी और ये कहा कि अब आप अपने लिए जो डिग्री चाहे इसमें लिख लीजिए। आपने तो पूरा का पूरा अपना विषय पी लिया है, घोल कर पी लिया है, आपको पूरा कंठस्थ हो गया है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड था, मेरी तपस्या का, मेरी पढ़ाई का, मेरे प्रयासों का। और महासमुंद जिले के प्रथम डिलीट होने का सौभाग्य मुझे मिला, छत्तीसगढ़ के द्वितीय डिलीट होने का सौभाग्य मुझे मिला। और इसके साथ साथ मैं लगातार पढ़ती लिखती रही, लगातार साहित्य सेवा करती रही, लगातार भाषा से जुड़ी रही और इसका सुफल यह मिला कि आज आप सबके बीच में हूं। सामान्य रूप से ये कहा जाता है बच्चों कि साहित्य को पढ़ने वाला और भाषा को पढ़ने वाला कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं मुझे दिखाई दे रहा है 32 लोग जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके मन में साहित्य संजीदगी है, भाषा को लेकर के एक संजीदगी है। आप सभी भाषा और साहित्य को जानने वाले लोग हैं, आप सभी भाषा और साहित्य को चाहने वाले लोग हैं, आप सभी भाषा और साहित्य को मानने वाले लोग हैं, भाषा और साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं, तभी आप पटल से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आभासी पटल से जुड़े रहने की कोई बाध्यता सामान्यतः इसलिए नहीं होती कि शिक्षक अपने घर पर बैठे आपको बहुत अधिक कमांड नहीं कर पा रहा है और तब आप अपने मनमर्जी के स्वामी हो जाते हैं। लेकिन आप कई तरह के बहाने बना सकते हैं। नेटवर्क नहीं था, आप कह सकते हैं लिंक से जुड़ नहीं पा रहा था, आप कह सकते हैं लाइट नहीं थी, बहुत सारे बहाने बना सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि श्री जितेंद्र चंद्राकर के प्रयास से यह जो आभासी पटल पर तरुणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन विगत 12 दिनों से चल रहा है, इसमें मुझे रिपोर्ट भी मिलती रही है, चूंकि महाविद्यालय के टीचर्स इस कार्यक्रम में आते रहे हैं, तो बच्चे बहुत उत्साहित रहे हैं और लगातार भाग लेते रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आज भी मैं देख रही हूँ कि लगभग 32 लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आपके जुड़े होने का मतलब यह है कि आप साहित्य को आत्मसात करना चाहते हैं, आप साहित्य को समझना चाहते हैं, आप साहित्य को जानना चाहते हैं, आप साहित्य को पूरी तरह से अपने भीतर उतारना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आज का जो समय है वो समय विडंबनाओं का समय है। देखिए, जातिगत लगातार हम जाति के मामले में प्रताड़ित करने की कोशिश करते रहते हैं, नैतिक मूल्य लगभग समाप्ति की ओर है, मानवीय मूल्य खत्म होने जा रहे हैं, हमारे पास जो कुछ है वो सिर्फ हमारे पास रहे, ये हमारे संचय की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और कहीं ज्ञान को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। धर्मों के मामलों में भी अगर हम जाएं या राजनीतिक मामलों में भी हम अगर जाएं तो वातावरण बहुत सराहनीय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जब हमारा ध्यान साहित्य की ओर जाता है या भाषा की ओर जाता है तो हम ये जानते हैं कि उसका भाव और प्रभाव दोनों हमारे दिल और दिमाग को एक साथ झंकृत करता है और इसलिए इस तमाम विडंबनाओं के समय में भी हम बरबस साहित्य की ओर आकर्षित होते हैं। हमारा मन करता है कि हम कागज कलम संभालें और 4 पंक्तियां लिखें, ऐसी 4 पंक्तियां जो हमारे मन को सुकून दे, ऐसी 4 पंक्तियां जो हम किसी और को सुनाएं तो वो हमारी उन पंक्तियों पर दाद दे, ऐसी 4 पंक्तियां
जिसको पढ़ करके हमारे घबराते मन को, हमारे टूटते मन को, हमारे बिखरते मन को हौसला मिले, और तब हम कोशिश करते हैं कुछ लिखने की। और बहुत अच्छी बात है, आज एक विद्यालय का जो 10वीं कक्षा में है, 11वीं कक्षा में है, 12वीं कक्षा में है, ऐसे बच्चे भी लगातार कुछ न कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यह प्रमाणित करता है बच्चों कि आप साहित्य को बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। एक कवि है धूमिल, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने लिखा है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इसका मतलब है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो विचार करें अगर इस एक पंक्ति पर, तो यह स्पष्ट करती है कि कविता हमको मनुष्य होना सिखाती है, साहित्य हमको मनुष्य होना सिखाती है, हमको जीवन जीने का तरीका बताती है। हम साहित्य को पढ़कर, हम भाषा को जानकर एक बेहतर इंसान बनते हैं, एक बेहतर नागरिक बनते हैं, और यही साहित्य की सबसे बड़ी विजय है और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य करती है, और इसलिए जब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप साहित्य को अपने भीतर उतारने की कोशिश कीजिए, तो मेरा आशय केवल यही होता है कि आप एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि विगत कई दिनों से इस विद्यालय में लगातार तरुणों के लिए एक कैरियर और मार्गदर्शन संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन श्री आशीष चंद्राकर जी सीनियर इंजीनियर ने गणित के क्षेत्र में कैरियर पर बात की थी। दूसरे दिवस में डॉक्टर वैशाली गौतम हिरवे सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान शासकीय महाविद्यालय महासमुंद ने मनोविज्ञान का उपयोग और कैरियर पर बात किया था। तीसरे दिन डॉक्टर ज्योति कालीकोठी मैम ने चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं पर बात किया। चौथे दिन डॉक्टर विकेश कुमार जी ने कैरियर अपॉर्चुनिटी पर बात किया। श्री सुरेंद्र मानिकपुरी जी ने 5वें दिन गायन पर बात किया था। 6वें दिन प्राचार्य महोदय ने लिटरेचर पर बात किया था। 7वें दिन श्री हिमांशु शेखर त्रिपाठी जी पीजीटी जी ने फिजिक्स विषय पर बात किया था। 8वें दिन रोहिता बंसोड़ मैम ने केमिस्ट्री पर बात किया था। 9वें दिन लोकेश कुमार जी ने कंप्यूटर साइंस पर बात किया था। 10वें दिन डॉक्टर रीता पांडे मैम ने इतिहास विषय पर बात किया था। 11वां दिन आप, और आज 12वें दिन मैं आपसे भाषा में कैरियर की संभावनाओं पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तो मैं आप सभी बच्चों को ये बताना जरूर चाहूंगी कि सामान्य रूप से यह माना जाता है बच्चों कि भाषा में कोई विशेष बात नहीं होती, लेकिन मैं आपसे एक अवश्य कहना चाहूंगी कि जिस भाषा के पास तुलसीदास, सूरदास, निराला जैसे कवियों का साहित्य है, महान कवि, उस भाषा की संभावनाओं को, उस भाषा की कीमत को, उस भाषा की शक्ति को आप सहज अनुमानित कर सकते हैं। बच्चों, सबसे मुख्य बात यह है कि भाषा सभ्यता और संस्कृति का तात्विक रूप पूरे भारत भर में एक है, और इसी एक रूपता के कारण यह जो भाषा है जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, वो विश्व क्षितिज के भाल का बिंदु बन गया है। अब देखिए, कबीर को आपने पढ़ा है, आपने बिहारी को पढ़ा है, आप जानते तो हैं, पढ़े भी नहीं हैं तो जानते तो हैं, आप लोगों ने सुना है इनका नाम। सूरदास का नाम आपने सुना है, तुलसीदास का नाम आपने सुना है। उन ऐसे ही कवियों में एक कवि है बिहारी, जिन्होंने कहा है कि आंख सबे बेंदी दिए, आंख 10 गुनो होत, कहत सबे बेंदी दिए, अगमित बढ़त उदोत। यानी एक बिंदी के लगाने से किसी संख्या का मान 10 गुना हो जाता है।
जैसे आपके यहाँ तो साइंस के टीचर्स हैं, आप उनसे कभी बात करिएगा, और आप स्वयं काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको पता है कि यदि एक के सामने बिंदी लगा दिया जाए यानी शून्य लगा दिया जाए तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी? 10 गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो साहित्य में ये कहा गया है कि किसी अंक के सामने बिंदी लगाने से जैसे उस अंक की कीमत 10 गुना बढ़ जाती है, और उसके बाद साहित्य की बात करते हैं कवि, वैसे ही किसी स्त्री के माथे पर बिंदी लगाने से उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। अब ये देखिए, एक बिंदी की बात की जा रही है और इस बिंदी के माध्यम से साहित्य में कितनी बड़ी बात कह दी गई कि अंकों में उसका मान 10 गुना हो जाता है और सौंदर्य में उसका मान अगणित कई गुना बढ़ जाता है। तो यह जो बिंदी है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यह हमारी हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। यदि हिंदी ना होती तो भारत माता का सौंदर्य, भारत का सौंदर्य इतना अद्भुत नहीं होता जितना हम महसूस करते हैं। बहरहाल मैं हमेशा रघुवीर सहाय की पंक्तियों को दोहराया करती हूँ, इसलिए बच्चों, वो कहते हैं कि कहने वाले चाहे जो भी कहें, कहने वाले चाहे जो भी कहें, हमारी हिंदी सुहागन है, सती है, खुश है। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर वो बिंदी है। वो सुहागन है इसलिए वो सती है, इसलिए वो खुश है, और भारत खुश है इसलिए हम भी खुश हैं। बात करती हूँ मैं भाषा पर कैरियर की। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी लगातार विकसित होते चल रही है। आज देखिए, मंदारिन चाइनीज और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी तीसरे स्थान पर दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में जानी जाती है। यानी हिंदी को पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। कई राज्य ऐसे हैं, जैसे अपन बिहार को देख ले, या राजस्थान को देख ले, उत्तर प्रदेश को देख ले, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड है, झारखंड है और छत्तीसगढ़। इन सब जगहों पर इस हिंदी का प्रयोग प्रचुरता के साथ होता है, और इस हिंदी को कामकाज की भाषा के रूप में जाना जाता है। और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में लगभग 55 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखते हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी को जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ बच्चों कि कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वर धारा है, कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वर धारा है, हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है। तो जब मैं बात करती हूँ कैरियर के बारे में कि भाषा में क्या कोई कैरियर है, तो मुझे एक छोटी सी सच्ची घटना याद आती है। निराला से जुड़ी हुई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आपने सुना होगा। तो निराला से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना का स्मरण आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों को अच्छा लगेगा जब मैं उस घटना को आपके सामने बताऊंगी। तो एक बार क्या हुआ था, निराला के घर में निराला का जो काम किया करता था नौकर, वो बीमार पड़ गया और कई दिनों तक वो निराला के घर पर नहीं आया। तो निराला को चिंता हुई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चिंतित हुए और वो उसके घर पर गए। उसके घर पर गए तो उन्होंने देखा कि वो बीमार है और खाट पर लेटा हुआ है। तो उसके सिरहाने पर बैठ गए और उससे पूछे कि क्या हाल चाल है, कैसा, क्या हो गया। उन्होंने अपनी सारी बातें बताई और उसके बाद निराला थोड़े आत्मीय होते हुए उससे पूछे कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे। तो उस नौकर ने कहा, साहब तीन लड़के हैं। क्या करते हैं? निराला ने उनसे प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा, साहब बड़ा लड़का तो गुरुजी बन गया है, दूसरा लड़का पटवारी बन गया है और तीसरा लड़का तो बेकार हो गया है साहब। तो निराला ने पूछा, बेकार हो गया है? उनको बड़ा ताज्जुब हुआ।
तो उन्होंने कहा कि बेकार हो गया, इसका मतलब क्या है, कैसे बेकार हो गया? अरे साहब क्या बताएं, कविता लिखने लगा है, कविता लिखने लगा है, इसका मतलब बेकार हो गया, जो साहित्य पढ़ रहा है वो बेकार हो गया। एक समय था जब ऐसा माना जाता था, भाषा और साहित्य से जुड़े हुए लोगों को इस दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज नए बाजार और हिंदी के विस्तार ने हिंदी को एक अच्छे कैरियर के रूप में स्थापित कर दिया है। हिंदी पढ़ने वाले लोगों, समझने वालों और इसी क्षेत्र में कैरियर बनाने वालों का बाजार बहुत विकसित हो चला है। अब जब हम बात करते हैं विकास की, तो यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर के कैरियर में 2024 तक लगभग 29% वृद्धि होने की संभावना भी है। और ऐसे ही टेक्निकल राइटर के रूप में यह जो ग्रोथ है ये 2024 तक के लगभग 10% और बढ़ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो आज लोग ये समझने लगे हैं कि हिंदी को कैरियर के रूप में अपना करके सफलता के शिखर तक है वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए महीने तक का सालाना तक का 5 से 6 लाख तक सालाना प्राप्त कर सकता है यदि वो श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में 2 भाषाओं का ज्ञाता है। वर्तमान में ये कार्य बहुत अधिक चल रहा है। भाषाओं के विस्तार की चाह हर प्रांत को इतनी अधिक है कि वो अनुवादक ढूंढ रही है, कोशिश कर रही है कि उनको अनुवादक मिले जो उनकी भाषा का अनुवाद कर सके और दूसरे प्रांतों में, दूसरे राज्यों में उसको प्रस्तुत कर सके। और इसके लिए जो हमारा संस्कृति विभाग है, जो हमारा शासन है, जो हमारी सरकार है, वो बहुत अच्छा पैसा देती है। तो 5 से 6 लाख रुपए आप एक श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में कार्य करके सालाना प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आय में भी वृद्धि होती जाएगी, ये तो तय है। दूसरा है शिक्षक, सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक और विदेशों में हिंदी प्रशिक्षक के रूप में भाषा में अपार संभावनाएं हैं। जैसे यदि हिंदी एक्सपर्ट के रूप में या विषय विशेषज्ञ के रूप में जिन डिग्री की आवश्यकता है वो डिग्री आपके पास है, तो वांछित योग्यताधारी जो युवा है वो बच्चे हिंदी के टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, लेक्चरर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और चाहे तो इंस्ट्रक्टर के रूप में या जिसे हम कहते हैं प्रशिक्षक के रूप में भी वो बढ़िया नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कैरियर ऑप्शन है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक स्कूल का जो शिक्षक है वो भी 5 से 6 लाख रुपए सालाना आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसकी तनख्वाह इतनी होती है कि 5 से 6 लाख रुपए सालाना उसकी आमदनी रहे। और वहीं अगर मैं बात करूं कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर की, तो 8 से 10 लाख रुपए तो आसानी से उनको मिलता है। और जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी सैलरी बढ़ती जाती है और तब वो 18 से 20 लाख रुपए और आगे चल करके लगभग 30 लाख रुपए तक के सालाना प्राप्त करते हैं तनख्वाह के रूप में। और यदि योग्यता बढ़ती जाती है, वांछित योग्यता बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ता जाता है, तो तनख्वाह के साथ साथ बहुत सारे साइड काम वो करते रहते हैं। जैसे मैं आपको अपने ही बारे में बताऊं कि बहुत से कॉलेजेस में, बहुत से संस्थानों में मैं लगातार गेस्ट लेक्चरर के रूप में जाती हूं और वहां पर जब कभी मैं जाती हूं तो मुझे के लिए कोई ना कोई सम्मान राशि दे दी जाती है।
तो मैं अपना जो सैलरी प्राप्त कर रही हूँ उसके अतिरिक्त मुझे ये भी प्राप्त हो रहा है, प्लस मैं लेखन का कार्य करती हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे छपते हैं, अखबारों में छपते हैं, प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं जिसमें मैं लगातार लिखती रहती हूँ। तो कई पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जो आपके लेखों पर आपको पारिश्रमिक देती है, उस पारिश्रमिक से भी आपको अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि जब आप लगातार ये कोशिश करते हैं कि आप कुछ अच्छा करते चले, आपके साथ आप अपने लोगों को जोड़ते चले जाते हैं, तो आप किसी संस्थान का निर्माण कर लेते हैं जो हिंदी सेवा में लगा रहता है, जो साहित्य सेवा में लगा रहता है। उन संस्थानों में आप सदस्य बनाते हैं, उन सदस्यों के माध्यम से भी आपको लगातार कुछ न कुछ राशि प्राप्त होती रहती है। उन राशि का उपयोग या तो आप कार्यक्रमों के आयोजन में करते हैं, या पुरस्कार वितरण में करते हैं, या फिर पुस्तकें प्रकाशित करने में करते हैं। इस तरह से लगातार यदि आपकी रुचि भाषा में है, आपकी रुचि साहित्य में है, आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं स्कूल में, और आपकी रुचि है, तो आप अपने निर्धारित वेतन के अतिरिक्त भी बहुत राशि प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक और खास बात है, जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तब तो बढ़िया पेंशन आपको मिलता है, जो इस नौकरी का सबसे बढ़िया आकर्षण है। अब आगे और कुछ मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर इसकी बात मैं करती रहूंगी तो शायद घंटों निकल जाए। ऑफलाइन या ऑनलाइन कंटेंट राइटर एवं टेक्निकल राइटर का भी ऑप्शन है आपके सामने। आज जब इंटरनेट और डिजिटल दौर में ऑफलाइन या ऑनलाइन कंटेंट राइटर और टेक्निकल राइटर की मांग काफी बनी हुई, यदि हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में एक्सपर्ट हो जाते हैं, हिंदी भाषा में आपकी तो फिर ऐसी स्थिति में आप यह पेशा ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 3 से 4 लाख रुपए सालाना आय के रूप में प्राप्त हो जाती है। और यदि आपका कार्य के प्रति संजीदगी है, गंभीरता है, तो फिर आपके आय में तो लगातार वृद्धि की संभावना हर समय बनी रहती है। इसके अतिरिक्त देखिए, एंकर या न्यूज रीडर के रूप में समाचार पत्रों के समाचारों की प्रस्तुति के लिए दूरदर्शन पर, रेडियो में समाचारों की प्रस्तुति के लिए भी जब आप जाते हैं तो समाचार वाचक के रूप में, न्यूज रीडर के रूप में आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। और इसकी भी वर्तमान में बहुत अधिक मांग बनी हुई है। उसके पीछे कारण ये है कि हर किसी का स्पष्ट उच्चारण नहीं होता, और एक जो न्यूज रीडर होता है उसके उच्चारण में स्पष्टता का होना पहली शर्त है। शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए और प्रवाह बनी रहनी चाहिए। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जल्दी चलना है, कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, आप जब तक कि उन सारी बातों को नहीं जानेंगे, आप एक अच्छे न्यूज रीडर या समाचार वाचक नहीं बन सकते। एक अच्छे समाचार वाचक की बहुत अधिक मांग बनी हुई है। यदि आप एक लोकप्रिय न्यूज रीडर के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी तनख्वाह में, आपकी सैलरी में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। और अनुभव, लगातार अभ्यास, निरंतरता और आपकी शानदार प्रस्तुति के आधार पर यह वृद्धि भी होती चली जाती है। एक स्थापित समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, आप सब उससे परिचित हैं, है ना, पढ़ते हैं ना बच्चे सब। तो दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कई एंकर्स को 5 करोड़ रुपए सालाना तक वेतन मिल जाता है। कितना? 5 करोड़ रुपए सालाना तक वेतन एक अच्छे एंकर को मिल जाता है। यह हमारे दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए कितनी सारी संभावनाएं हैं आपकी भाषा में। एक हिंदी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी
कि यदि आप हिंदी विषय विशेषज्ञ के रूप में हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, आप स्नातकोत्तर की डिग्री तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कॉलेज में सर्विस के लिए, उसके बाद आप पीएचडी करते हैं, आप डीलिट करते हैं, है ना। ये सब आप जैसे जैसे अपनी डिग्री को बढ़ाते जाते हैं और एक हिंदी विशेषज्ञ के रूप में आप ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको विदेशों में भी बुलाया जाता है। और बच्चों, मैं बताते हुए मुझे संतोष भी हो रहा है और थोड़ी सी मैं गौरवान्वित भी होती हूँ कि अभी 2019 में जब विश्व हिंदी का कार्यक्रम हुआ था मॉरिशस में, तो उस कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया था और पूरे छत्तीसगढ़ से सुषमा स्वराज जी के मंच से बोलने वाली मैं अकेली एकमात्र महिला थी। यद्यपि इसके लिए मुझे कोई राशि प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन उस मंच पर, उस केंद्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी, और वह किसी लाखों के पुरस्कार से कम नहीं था। तो मॉरिशस के उस सम्मेलन में जब मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी, तो वहां के लोगों को भी मैंने देखा था, मॉरिशस के लोगों को मैंने देखा कि वहां के लोग हिंदी के प्रति इतने अधिक उनके मन में लगाव है, वो हिंदी को इतना चाहते हैं, हिंदी से वो इतना अधिक जुड़े रहना चाहते हैं, और हमारी हिंदी क्या हिंदी है, ऐसी सुंदर और स्पष्ट शुद्ध हिंदी का प्रयोग वो लोग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था मॉरिशस जाकर के मुझे। और मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि हिंदी को आप बिल्कुल भी कमतर मत समझिए। हिंदी विषय में कैरियर के बहुत से ऑप्शंस हैं, और यदि करके आप काम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी। मैं एक और बात बताना चाहूंगी, चूंकि बच्चे जुड़े हुए हैं और काफी संजीदा बच्चे जुड़े हुए हैं, कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कॉलेज में ऑनलाइन नेशनल सेमिनार करवाया था। वेबिनार कहते हैं, चूंकि ऑनलाइन है और वेब के माध्यम से हो रहा है, तो वेबिनार। तो हमने एक नेशनल वेबिनार करवाया था। तो उसमें हमने एक विषय रखा था, कबीर साहित्य की प्रासंगिकता। इस विषय में से आपके जितेंद्र सर ये आयोजन कर रहे हैं गूगल मीट पर। विगत 10-12 दिनों से वो लगातार कितना अपना समय दे रहे होंगे, वो कितना वक्त दे रहे होंगे, कितना लगे होंगे इस काम के लिए, आप अनुमान नहीं लगा सकते। सब जोड़ना, लिंक जनरेट करना, विषय विशेषज्ञों से संपर्क करना, उनको आमंत्रित करना, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप वो उनके लिए अपनी बात, बहुत सारे काम होते हैं। प्रारंभिक अवस्था, फिर समापन तक पहुंचना, आप बच्चों को जोड़ना। यानी ये लगता जरूर है कि 12 दिन का कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस 12 दिन के कार्यक्रम को आयोजित करने में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, ये वो जानते हैं, या वो व्यक्ति जान सकता है जो इस तरह के आयोजनों को निरंतर अंजाम देता रहता है। तो हमने एक दिन का नेशनल सेमिनार करवाया था। अब उस नेशनल सेमिनार के लिए हमको किसी दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो इस ऑनलाइन वेबिनार को अरेंज कर सके। तो इसके लिए हमने अपने ही महाविद्यालय के एक पीजी के बच्चे को कहा, चूंकि वो बच्चा टेक्निकल की जानकारी रखता था, तो उस बच्चे ने सहर्ष सहमति दे दी, और उसके बाद उसने बहुत ही बढ़िया पूरा टेक्निकल दुनिया को संभाल लिया वेबिनार के, और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ जिसकी गूंज दिल्ली तक रही, और बहुत अधिक सराहा गया उस कार्यक्रम को। वो भी महासमुंद जैसे छोटे शहर में बैठ करके हमने दिल्ली और अमृतसर जैसे जगह के लोगों को जोड़ा उससे, और लोग जुड़े उससे, और उस कार्यक्रम की लोकप्रियता आज तक के मेरे पास जो फोन आ रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है। तो उस बच्चे ने उस टेक्निकल कमांड पूरा उस बच्चे के हाथ में था, और उसके बाद हमने उस बच्चे को ये कहा कि बेटा देखो, आज तुम अगर सही तरीके से काम कर लेते हो, तो फिर हम लगातार ऐसे वेबिनार का आयोजन करते रहेंगे,
और तुमको एक लमसम अमाउंट, अलग अलग कुछ नहीं, एक राशि हम तुमको देते रहेंगे एक वेबिनार के पीछे 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, जो जितना संभव हो विभाग के द्वारा या शासन के द्वारा जितना हमको दे दिया जाए वो राशि हम तुमको दे दिया करेंगे। और उस बच्चे ने सहमति दी। तो देखिए वो बच्चा एमए फाइनल का बच्चा है और अब उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के पास आमदनी के रास्ते खुल गए इस जानकारी के माध्यम से। तो चूंकि इस वेबिनार के जरिए उनको इनविटेशन कार्ड बनाना था, इस वेबिनार के जरिए उनको सर्टिफिकेट इशू करना था, इस वेबिनार के जरिए उनको इनविटेशन कार्ड बनाना था, तो बहुत सारे काम थे। उन सारे कामों को वो बच्चा कर रहा था। तो हमने उस बच्चे को फिर क्या किया, हिंदी का वो जानकार अपनी बातें रख रहा था, तो हमने उस बच्चे को ये कहा और वो बच्चा अब लगातार हमारे महाविद्यालय के कार्यक्रमों को करता चल रहा है। तो एमए के स्तर पर का वो बच्चा जो अभी अध्ययनरत है, जो पढ़ रहा है, उस बच्चे को भी रोजगार इस भाषा के माध्यम से प्राप्त हो गई है। भविष्य तो उज्जवल है ही उस बच्चे का। आज जब वो बच्चा इसके माध्यम से कुछ अर्न कर रहा है तो भविष्य में तो कर ही लेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों, यदि आप राइटर हैं, आप लिखते हैं, कविता लिखते हैं, आप कहानी लिखते हैं, आप लघु कथा लिखते हैं, आप संस्मरण लिखते हैं, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, जो भी चीजें अगर आप लिखते हैं, तो भी आप उन चीजों को, उन विधाओं को लेखन में विकसित कर सकते हैं। और लेखन में विकसित करने के बाद बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसे हैं। आपके जितेंद्र सर लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं। अगर आप इच्छुक होंगे अपने जितेंद्र सर को बताइए। मैं भी उन बच्चों का स्वागत करना चाहूंगी और मैं स्वयं जितेंद्र सर को बताती रहूंगी कि किस तरह यदि आप कविता, कहानी को प्रकाशित करते हैं तो आप बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी हैं जो इनको प्रकाशित करने के बदले में आपको कुछ न कुछ राशि अवश्य देती है। तो इस तरह से आप बुक राइटर के रूप में, पोयम राइटर के रूप में भी अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझ पर तो लागू होता ही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी जान प्रकाशित करवाइए और जब लोग उसको पढ़ने लगेंगे, जब वह आपकी किताब लोकप्रिय हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी मांग बढ़ेगी। उसका दूसरा संस्करण आएगा, उसका तीसरा संस्करण आएगा और जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ती है वैसे वैसे आपको राशि भी प्राप्त होने लगती है। एक 16 पृष्ठों की मेरी किताब है, वसीयत नाम है, 16 पृष्ठ मात्र। वो किताब नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा छपी है, भारत न्यास के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा उन्होंने प्रकाशित किया। और आपको यकीन नहीं होगा उसका तीसरा संस्करण, और जितनी बार वो संस्करण निकालते हैं उतनी बार मुझे एक मुश्त राशि अवश्य देते हैं। तो इस तरह से हिंदी की लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि हिंदी लगातार न केवल स्वयं को विकसित कर रही है अपितु लोगों के द्वारा भी अपनाई जा रही है। तो मैं आपसे बच्चों यही कहना चाहती हूँ कि हिंदी केवल विचारों को आदान प्रदान करने की भाषा नहीं है, यह हैसियत स्थापित करने की भाषा भी अब बन चुकी है। मिट्टी से जुड़े होने का प्रमाण है हिंदी। और मैं यदि ये कहती हूँ कि पिता की डांट से माँ की लोरियों तक और स्कूल की किताब से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी पाया है हमने हिंदी भाषा में, इन सब में अपना किरदार निभाया है, तो मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ सहमत जरूर होंगे। एक और छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करती हूँ बच्चों, कि देखिए अंग्रेजी में और हिंदी में बहुत अधिक फर्क है। मैं अंग्रेजी का विरोध बिल्कुल नहीं करती हूँ। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होना है तो आपको बहुत सारी भाषाओं को जानना चाहिए और विशेष रूप से अंग्रेजी को तो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन
आप हिंदी के साथ नाइंसाफी बिल्कुल मत करिए। हिंदी आपकी राज्य भाषा है, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, हिंदी सरकारी भाषा है, हिंदी कामकाज की भाषा है, हिंदी साहित्य की भाषा है, हिंदी विचारों के आदान प्रदान की भाषा है। इसको अपनाइए। देखिए, अंग्रेजी में क्या होता है, आपने अंकल कह दिया, अंकल का मतलब मामा भी है, अंकल का मतलब चाचा भी है, अंकल का मतलब ताऊ भी है, अंकल का मतलब भैया भी है, सब कुछ अंकल है ना। एक ही शब्द है अंकल, और वो बहुत सारे भाव को व्यक्त कर देता है। लेकिन हिंदी में हर शब्द के लिए अलग अलग संकेत है, अलग अलग शब्द है। देखिए, अगर आपने छू लिया, छू लो तो चरण है, अड़ा दो तो टांग है, धस जाए तो पैर है, और फिसल जाए तो पांव है। आगे बढ़ाना है तो कदम है, राह में चिन्ह छोड़े तो पद है, तो पाद है, और बाप की हो तो लात है, गधे की हो तो दुलत्ती है, और घुंघरू बांध दो तो पग है। खाने के लिए वही टंगड़ी है, और खेलने के लिए वही लंगड़ी है। देखा आपने हिंदी का कमाल। तो ऐसी नायाब है हमारी हिंदी। तो इसलिए मैं आप सबसे यह जरूर कहना चाहूंगी बच्चों कि हिंदी को अपनाइए, हिंदी को स्वीकार कीजिए। हिंदी में भी बहुत से ऑप्शंस हैं, हिंदी में भी बहुत से कैरियर की संभावनाएं हैं। आप प्रयास कीजिए कि हिंदी को पढ़ें, हिंदी में डूबे, हिंदी को आत्मसात करें, अपनी भाषा के फूल को आप खिलने दें, भाषा की महक को आप फैलने दें, नए वातावरण में आप सांस लें। कवि निराला के शब्दों में यदि मैं कहूं तो नौ लय नव ताल नौ स्वरों से आइए हम सब अपनी भारती की आराधना करें। चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात करती हूँ, खत्म करती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं कार्यक्रम के संयोजक श्री जितेंद्र चंद्राकर सर का। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक चंद्राकर सर का, और आप बच्चों का इनके बीच मुझे आने का भाग्य मिला। दो पंक्तियां कह खत्म करती हूँ कि संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, संस्कृत की लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है, आह्लादकारी है, अनूठी है हिंदी। ओजस्विनी है, आह्लादकारी है, अनूठी है हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने सुना बच्चों के कैसे हमारे भारत माँ के इस तरह छत्तीसगढ़ की एक माटी पुत्री महासमुंद की धरा पर जन्म ली डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल ने मॉरिशस में अपना झंडा फहराया। आप ऐसे विभिन्न विद्वानों और विदुषियों को सुना है, और आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि हमारे प्राचार्य श्री अशोक कुमार चंद्राकर जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संयोजित हुआ था। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि सर मुझे जिम्मेदारी दिए थे, क्योंकि मैं ऐसे कामों में रुचि रखता हूँ। विद्यार्थियों या आप में कोई और पूछने की चाह रखता है, यदि कुछ मैडम से जानना है, समझना है, तो यह मंच आपके लिए खुला है। आप इस पतित पावनी गंगा में स्नान कीजिए, ज्ञान की धारा बह रही है। विद्यार्थियों अपने जिज्ञासा को शांत कीजिए और मैडम के समक्ष अपने प्रश्नों को रखिए। आदरणीय मंच को मैं यह विद्यार्थियों को सौंपता हूँ। रागिनी, क्या कुछ पूछना है मन में? हेलो, आपने मैडम को सुना, समझा और जाना। प्यारे मित्रों, सर बच्चों को पूछने दीजिए, उनके अंदर कुछ जिज्ञासा हो। हाँ सर, मंच दिया हूँ सर। ये तो मौका मिलना मुश्किल है ना बार बार। शिवम धीमन हमारे बीच हैं, शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। कक्षा 10वीं के बच्चे हैं ये।
शिवम धीवर। पूछे बच्चों, कुछ पूछना है तो, भाषा पर, साहित्य पर कोई जिज्ञासा है तो बताइए। वैसे तो आपके प्राचार्य महोदय और आपके जितेंद्र सर काफी आप लोगों को समझाते चल रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन इन्होंने किया है, और ये पहल करना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि जब से अशोक चंद्राकर सर इस विद्यालय में आए हैं, तब से निरंतर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। मैं स्वयं 3-4 बार आपके विद्यालय में आ चुकी हूँ, तो इस तरह के आयोजनों से निश्चित रूप से बच्चों के विकास पर असर तो पड़ता है, और बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। तो निश्चित रूप से आप जैसे शिक्षक हैं तो बच्चों के मन में तो जिज्ञासा कम ही होगी, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछिए, मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। मैम हम हिंदी विषय में, मैम शिवम धीवर। हाँ शिवम बोलिए। मैम हम हिंदी विषय में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अभी कौन सी क्लास में है शिवम आप? मैम 10वीं। 10वीं में है ना? तो देखिए, आप क्या लेना चाहते हैं 11th में? मैम गणित। गणित लेना चाह रहे हैं। बस सबसे मुख्य बात यही है कि आज के अधिकांश बच्चे या तो गणित पढ़ना चाहते हैं या बायो पढ़ना चाहते हैं। कला और वाणिज्य की तरफ कोई बच्चा जाना नहीं चाहता। तो कोई बात नहीं, अगर आप मैथ्स भी लेते हैं तो भी से अगर आपकी रुचि हिंदी में है तो आप अच्छे कवियों की रचनाओं को पढ़िए, अच्छे साहित्यकारों के साहित्य को पढ़िए। जितने भी साहित्यकार हुए हैं, जितने भी लेखक हुए हैं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने हिंदी में स्नातकोत्तर की या पीएचडी की डिग्री ली है तभी वो लेखक बने हैं या साहित्यकार बने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनकी रुचि साहित्य में है, जिनकी रुचि हिंदी में है, वो हिंदी को पढ़े, हिंदी को आत्मसात करे, हिंदी से जुड़े रहे और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे। यदि आप की रुचि हिंदी में है तो आप हिंदी पढ़िए, हिंदी की पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे कवियों को पढ़िए, अच्छे लेखकों को पढ़िए, और कोई रचना अगर आपको अच्छी लगती है उन रचनाओं को रेखांकित कीजिए और उसके बाद आप खुद उनकी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुतियों का अवसर प्राप्त होता रहेगा और इस तरह से आप हिंदी में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। थैंक यू। और कोई बच्चा? थैंक यू शिवम। और किसी बच्चे के मन में कुछ विचार हैं? प्यारे विद्यार्थियों, आज समापन समारोह के इस कड़ी में मैडम ने अपने अनुभव को तुम तक साझा किया। विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद पे भरोसा रख, जिंदगी के इम्तिहान से गुजर, फिर देख हाथ की लकीर तो खुद बदल सकता है। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। मैडम से बिछड़ने का समय आ रहा है। लम्हा लम्हा तरसे जिन लम्हों के लिए, चंद वो लम्हा भी आया तो चंद लम्हों के लिए। मैडम यही की है तो और मुलाकात होगी। विद्यार्थियों के मन में यदि कोई विचार हो तो रख सकते हैं। इसके पूर्व में आगे की कार्रवाई कर। हाँ, शायद बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत कर लिए हैं। कार्यक्रम की आखिरी और महत्वपूर्ण कड़ी होता है आभार व्यक्त करना। ऐसा तो मैडम हमारे बीच की है, लेकिन मंच की औपचारिकताएं होती हैं। तो तरुणोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि महोदया, सह मुख्य वक्ता एवं प्राचार्य जी, अभिभावकों एवं शिक्षकों के आभार व्यक्त करने के लिए मैं यह मंच हिंदी की शिक्षिका श्रीमती रानू जामरिया मैडम को सौंपता हूँ कि आप आए और हमारे अतिथियों का आप आभार व्यक्त करें। धन्यवाद सर।
आज की हमारे सवाल आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथी, हमारे प्यारे विद्यार्थी और अभिभावक सभी को सुसंध्या। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, जिनके व्यक्तित्व से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने हमें भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। आज की अतिथि महोदया डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी हस्ती। आज हम और हमारा विद्यालय परिवार आपको सुनकर बहुत गौरवान्वित। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और तरुणोत्सव कार्यक्रम के आयोजक व हमारे प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे बच्चों के हित के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। थैंक यू सर। रोहिता मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे बच्चों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में करियर ऑप्शन के लिए मार्गदर्शित किया और इस कार्यक्रम को इतने व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित देखे चंद्राकर सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सभी शिक्षक साथी, प्यारे विद्यार्थी, अभिभावक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से मेरी ओर से डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल मैडम को धन्यवाद कि उन्होंने अपने व्यस्तम दिनचर्या के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही विस्तार से अनुभव साझा किया। बात कहते हैं कि भाषा और साहित्य वो संस्कार की वस्तु है, यानी कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आपका माइंड संस्कृत होगा। आज के बच्चे जो हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया, प्रश्न नहीं पूछा। अन्यथा ये जो है इसको हम लोग कहते थे लग्जरी। हमारे ज़माने में हमको इस तरह से सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और मन में जिज्ञासाएं भरी होती थी। तो मैं सारे बच्चों की ओर से विशेष रूप से मैडम ने इतने ही धैर्य से, विस्तार से और सरलता से जिस विषय पे प्रकाश डाला, इसके लिए साला परिवार